This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज अहमद। पहले हम 2-3 सेशंस कर चुके हैं और उसके अंदर हम टाइम फ्रेम्स, ऑक्शन थ्योरी और इस तरह के और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अच्छे से देख चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने शॉर्टर टर्म और लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल की थी और आज हम इनको रिकग्नाइज करना सीखेंगे और इनको रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर और लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर, इनकी रिकग्निशन इस तरह से जरूरी है कि अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम के ट्रेडर को अलग अलग करके उनकी एक्टिविटीज को नोट कर लो और आपको ये पहले से पता हो कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ये शॉर्टर टर्म की तरफ से हुई है, तो आपको पहले से ये पता होगा कि प्राइस कहां तक जा सकती है, कितना दूर तक जा सकती है। एक बात। दूसरा ये, आपको ये मालूम हो जाएगा इनकी इंटेंशन क्या है। अगर लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो है वो मार्केट में इन है, उसकी इंटेंशंस भी आपको मालूम हो जाएंगी, तो आप इन तमाम इंफॉर्मेशन को गलत यूज नहीं करोगे। इन तमाम जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इसको आप कलेक्ट करोगे, एग्जिस्टिंग आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है उसके अंदर इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करोगे। देन क्या होगा, आप कभी भी ट्रेंड के या जो मार्केट की मूव होने वाली है उसके अगेंस्ट आप ट्रेड में शामिल नहीं होगे। ये इसकी अहमियत है, हम इस वजह से इसको रिकग्नाइज करते हैं कि एक्चुअली बाइंग करने वाले लॉन्गर टर्म या शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। रिस्क डिस्क्लेमर, हमारा तमाम जो कंटेंट है वो तालीमी मकासद के लिए है, इसको पूरा पढ़ लीजिए। अपनी तमाम वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, कोर्सेज, ये सब मैं डेडिकेट कर रहा हूँ सर साजिद गौरी साहब को, जो कि हमारे टीचर और मेंटोर है। अच्छा जी, स्क्रीन आ रही है सबके पास? स्क्रीन आ रही है प्लीज जी मेरी? सर, आ रही है। मैंने वो सॉरी वो नहीं ऑन किया, पेन 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 का सॉफ्टवेयर ऑन नहीं किया। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। This conference will now be recorded. ओके जी, सब ठीक चल रहा है? स्क्रीन आपके पास आ रही है और आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ओके डन। सबसे पहली बात, लॉन्गर टर्म ट्रेडर और शॉर्टर टर्म ट्रेडर को उनकी एक्टिविटीज के लिहाज से पहचाना जाता है। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज जो होती हैं वो बता रही होती हैं कि क्या इस वक्त मौजूद कोई लॉन्गर टर्म ट्रेडर है या शॉर्टर टर्म ट्रेडर है। हम क्या करेंगे, इन एक्टिविटीज को देखेंगे, इन एक्टिविटीज को अलग अलग करके अपने ट्रेडिंग स्टाइल में अप्लाई करेंगे। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर जो है ना, इसका जो बिहेवियर होता है, इसके जो टारगेट्स होते हैं जिस लिए ये मार्केट में आ रहा है, इसका जो टारगेट होता है वो होता है उस करंट चलते हुए दिन की फेयर प्राइस तक इसकी पहुंच होती है। अगर आसान जबान में बात करें तो इसकी जो पहुंच है, इसकी जो मार, जो ये दूर तक, कितनी दूर तक मार कर सकता है या जो भी है, वो एक फेयर प्राइस तक ही होती है। ठीक है,
best he can do is a fair price because he has to trade today. इसका जो टारगेट होता है ये आज के दिन के अंदर ही इसने आना होता है और आज के दिन के अंदर ही निकल जाना होता है। अपना टीपी लिया या एसएल लिया या व्हाटएवर कुछ भी किया, आज ही मार्केट में इन हुआ और आज ही मार्केट से आउट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये लॉन्गर प्राइस को बहुत ज्यादा मूव नहीं करवा सकता। ठीक है, और इसका जो टारगेट होता है वो होता है फेयर प्राइस। फेयर प्राइस होती है ये बायर्स और सेलर्स इन दोनों की एक्सेप्टेड होती है प्राइस, जहां पे ये दोनों एक दूसरे से, हमने निगोशिएशंस का प्रोसेस पढ़ा था कि जिस जोन में प्राइस जाती है वहां पे निगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद निगोशिएशन अगर कामयाब हो गई देन ट्रेंड कंटिन्यू, और अगर निगोशिएशंस रिजेक्ट हो गई देन वापस टू पीओसी। तो पीओसी एक्चुअली वो एरिया होता है जहां पे बायर्स और सेलर्स दोनों के दोनों एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उस प्राइस को, उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जो खास पॉइंट है, शॉर्ट टर्म बायर और सेलर डू ट्रेड विथ ईच अदर एट द सेम प्राइस एट द सेम टाइम। इस पॉइंट को आपने अपने जहन में रखना है अगर आप शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम को फॉलो करना चाहते हैं। तो ये की पॉइंट है जो आपको शॉर्टर टर्म का बिहेवियर जो है ना ये रिवील करेगा। ये की पॉइंट है इसका। ठीक है, एट द सेम प्राइस एट द सेम टाइम। ओके, longer term trader behavior characteristics his desire for an advantageous price। अच्छा, पीओसी जो है ना, पीओसी वो एडवांटेजियस प्राइस नहीं होती, ये फेयर प्राइस होती है। फेयर प्राइस। ठीक है, अब एक नया वर्ड आया, एडवांटेजियस प्राइस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लॉन्गर टर्म ट्रेडर अगर मार्केट में इन हुआ है तो वो अपना एडवांटेज देख रहा होता है कि मुझे कितना एडवांटेज मिल सकता है, तो मैं कहां से एंटर होऊंगा, और उसकी परसेंटेजेस और ये वो सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है उसकी ट्रेड में, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। जैसा कि ग्रुप के अंदर भी ये डिस्कशन चल रही होती है कि अपने हर एक चीज को कैलकुलेटेड रखें। ये सब चीजें कैलकुलेशन है, ये ईच एंड एवरीथिंग ट्रेड में आने से पहले करनी होती है। ठीक है, तो लॉन्गर टर्म ट्रेडर जब लेट से ये चार्ट चल रहा है, लेट से यहां से एंटर हो गया सेल में। ठीक है, पॉसिबल है ये आज का पीओसी हो, पॉसिबल है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर लॉन्गर टर्म ट्रेडर यहां से सेल में आ रहा है तो इस जगह पर उसको ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा। ओके, ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, यहां पर अपना टीपी नहीं लेगा। राइट, नीचे आएगा, पॉसिबली कोई ऐसा एरिया हो, कुछ एरिया कोई ऐसी नीचे कोई ऐसी जगह हो जहां पर लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो है ना उसको एडवांटेजेस प्राइस मिल रही हो। ऐसी प्राइस जहां पर इस ट्रेडर को ये यकीन हो जाए, इस ट्रेडर को ये यकीन होगा कि यहां तक तो मैं खींच के ले आऊंगा प्राइस को, लेकिन यहां से पॉसिबली ये भी बैलेंस एरिया आ जाए। यहां पे उसको ये पता होगा कि यहां से नीचे मैं प्राइस को लेकर प्राइस को नीचे लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये जो जोन होगा ना इसको हम एडवांटेजेस प्राइस कहेंगे फॉर लॉन्गर टर्म ट्रेडर। करेक्ट, लॉन्गर टर्म ट्रेडर को ट्रेड करने की जल्दी नहीं होती। पॉसिबली
वो दिनों का वेट करे, आई मीन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट करे, पॉसिबली वो हफ्तों का भी वेट करे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। पॉसिबल है कि वो हफ्तों का भी वेट करे, क्योंकि लॉजिकल बात है ना, क्योंकि अगर उसको एडवांटेज चाहिए, अच्छा एडवांटेज चाहिए, तो वो किसी अच्छी जगह, अच्छे लेवल से ट्रेड में एंटर होगा, ठीक है। और कोई ऐसी जगह जहां पर ट्रेड में एंटर होने के बाद उसका जो टीपी जाए वो भी किसी अच्छे परसेंटेजेस के साथ उसको प्रॉफिट बना के दे। मतलब कुल मिला के उसको अच्छा एडवांटेज होगा, जब उसको ऐसा लगेगा कि इस मौके पर अच्छा एडवांटेज मिल सकता है, देन वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। इस वजह से इस स्लाइड के अंदर आप ये देख सकते हो, सिंस लॉन्गर टर्म बायर एंड सेलर्स ऑब्जेक्टिव्स आर डिफरेंट, ठीक है। हमने अब 2 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, 2 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव था पीओसी तक का ट्रेड करना, लाइक इसी सिनेरियो को लें, यहां से सेल किया और यहां पर टीपी लिया, ये एक ऑब्जेक्टिव है। क्या वजह है इस ऑब्जेक्टिव की? क्योंकि आप अपनी ट्रेड को डे होल्ड नहीं करना चाहते। हो सकता है आप मार्केट का जो क्लोज है उससे 4 घंटे पहले मार्केट में इन हो रहे हो सकता है आप 2 घंटे पहले इन हो रहे हो मार्केट में। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ट्रेड करने का ऑब्जेक्टिव, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन आप कभी भी लॉन्गर टर्म जो टाइम फ्रेम है उसको फॉलो नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आप चेक करोगे मार्केट में शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम क्या कर रहा है और उसके साथ जाओगे, ठीक है। एक तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव, और दूसरा ऑब्जेक्टिव एडवांटेजियस प्राइस, कि जिस प्राइस पर आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है आप उसके लिए जाते हो, ठीक है। की पॉइंट, do not trade with each other at the same price at the same time। अच्छा, ये है जी हमारा तो पूरा सेशन का जो लुब्बे लुबाब कह लें, जो सब कुछ हम जो स्टडी करने वाले हैं वो एक लाइन के अंदर अगर देखा जाए तो लॉन्गर टर्म बायर एंड लॉन्गर टर्म सेलर do not trade with each other at same price at same time। हमने शॉर्टर टर्म ट्रेडर के बारे में क्या पढ़ा था? अभी पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था, कोई बताएंगे? कि वो सेम प्राइस और सेम टाइम में एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। शॉर्टर टर्म लिख देता हूं, ये लोग सेम टाइम और सेम प्राइस पर ट्रेड करते हैं आपस में, बायर्स और सेलर्स दोनों, ठीक है। लेकिन लॉन्गर टर्म जो है ना, लॉन्गर टर्म बायर और सेलर ये आपस में एक ही प्राइस पे, लेट्स से इस तरह प्राइस चल रही है, ठीक है, और व्हाटएवर आगे कुछ भी होता है। तो अगर हम फर्ज करें इस जोन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर लॉन्गर टर्म बायर और सेलर एक साथ आपस में कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये की पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट को जो दोस्त समझ जाएंगे ना, उनके लिए इनके बिहेवियर को समझना, इनको अलग अलग करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहां पे ये क्यों नहीं करते? यहां पर ये अपन एक सेम प्राइस के ऊपर सेम टाइम पे आपस में ये लोग ट्रेड क्यों नहीं करते?
इसको क्योंकि डिटेल फायदा से, नहीं होगा ना फिर उनको। जी इसको डिटेल देखते हैं। टेक्निकली अगर आप देखें मजीद इस बात को जो हमने पीछे पढ़ी है, इसको अगर टेक्निकली देखें इन डेप्थ में, अगर 10 से 15 दिन का डे टाइम फ्रेम ट्रेडर है और एक लॉन्गर टर्म सेलर है जो कि 3 दिन के टाइम के साथ आ रहा है, ये फॉर एग्जाम्पल है, ये जो टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं इसमें 10 से 15 और 3 दिन, ये फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस ट्रेड अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल लॉन्गर टर्म ग्रुप। ये लोग आपस में ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे एक टाइम पे और एक प्राइस पे, बट ऐसा दीज ट्रेड्स आर स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल लॉन्गर टर्म ग्रुप। ऐसा अगर होता भी है तो ये बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है। लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स को पीटर स्टीटलमेयर एक सिंगल एंटाइटी के तौर पे ले रहा है। लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो होता है इसमें ताकत होती है मार्केट को ड्राइव करने की। शॉर्टर टर्म ट्रेडर जो हम ऑलरेडी ये बात सुन चुके हैं कि उसमें इतनी ताकत नहीं होती मार्केट को ड्राइव करने की। लॉन्गर टर्म ट्रेडर रेंज डेवलप कर रहा होता है, रेंज को रेंज डेवलपमेंट पहले शायद इसका डिस्कशन हुई है, बट आगे हम इसको जाके डिटेल से देखेंगे कि रेंज डेवलपमेंट क्या होती है। आगे हम जाके इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। बट अब अभी आप क्या ज़हन में रखेंगे कि जो रेंज एक्सटेंशन या रेंज डेवलपमेंट ये एक चीज है। रेंज एक्सटेंशन या डेवलपमेंट ये एक चीज है। प्लीज माइक बंद कर दें जो दोस्त बात नहीं कर रहे। ये एक चीज होती है, ठीक है। तो ये जो रेंज एक्सटेंशन और रेंज डेवलपमेंट ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर टर्म ट्रेडर ही एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। या इस पर जो असर अंदाज होते हैं वो लॉन्गर टर्म ट्रेडर असर अंदाज हो रहे होते हैं। लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो होता है ना, वो पिछली स्लाइड की बात कि एक टाइम पर एक प्राइस पर क्यों नहीं ट्रेड करते, क्योंकि उनकी जो इंटेंशन होती है, लॉन्गर टर्म बायर्स वांट टू बाय लो। ऐसे प्राइस आ रही है, नीचे गिर रही है और अच्छा खासा नीचे गिर चुकी है, देन लॉन्गर टर्म बायर जो है ना उसके लिए ये एक एडवांटेज उसके लिए एक एडवांटेज है कि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है, अब इसको चाहे तो बाय कर सकता है। लॉन्गर टर्म सेलर्स वांट टू सेल हाई। प्राइस अगर ऊपर जा रही है, अच्छे खासा ऊपर जा चुकी है, तो जो लॉन्गर टर्म सेलर है, जो सेल में इंटरेस्टेड है, उसके लिए एडवांटेज है, उसके लिए ये ऊपर जाती हुई प्राइस एडवांटेज है कि वो यहां से सेल में जा सकता है अगर वो आज ट्रेड करना चाहे तो। इस वजह से सेम प्राइस दोनों के लिए एडवांटेज नहीं रखती। सेम प्राइस, पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि ये लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो है ये सेम प्राइस और सेम टाइम पे ट्रेड नहीं करते आपस में, आपस में की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बायर जो है वो इस पॉइंट से एग्री कर रहा है बाय करने के लिए, सेलर जो है वो इस पॉइंट से एग्री कर रहा है, तो पिछला पॉइंट क्लियर कि ये एक प्राइस के ऊपर ट्रेड नहीं करते आपस में। पॉइंट मतलब आपस में की बात कर रहा हूं, तो फिर करते किससे हैं? अगर ये आपस में लॉन्गर टर्म ट्रेडर अगर आपस में ट्रेड नहीं करते तो फिर ये किससे करते हैं? ये शॉर्टर टर्म ट्रेडर से ट्रेड कर रहे होते हैं। फिर से वही बात आती है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फिर से वही बात आती है, कैसे?
यहाँ पर एक सिनेरियो अब ये बनता है, अगर मैं इसको मजीद डेप्थ में देखूं, प्राइस ऐसे आती है, ठीक है, यहाँ पे रेंज करती है, देन इसको क्या कहते हैं, इस जोन को क्या कहते हैं, इसका नाम बताएं। एक्यूमुलेशन जोन, एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इस जगह पर जब प्राइस नीचे गिरी, इस जगह पर किसको एडवांटेज है, कौन बताएगा? लॉन्गर टर्म में से किसको एडवांटेज हासिल है? बायर्स को। बायर्स को। लॉन्गर टर्म जो बायर है ना, उसको यहां पर एडवांटेज हासिल है, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लॉन्गर टर्म बायर और सेलर आपस में ट्रेड नहीं करेंगे, वो आपस में ट्रेड नहीं करते। देन क्या करेंगे, वो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम को मौका देंगे, क्योंकि उन लोगों ने शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम को ट्रैप करना होता है, ठीक है, और उनका पैसा खाना होता है, और उनकी उनके साथ जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है, जो ट्रांजैक्शंस, जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है, उसके ऊपर उन्होंने एक्चुअली अपनी बाइंग और सेलिंग करनी होती है, ठीक है। तो इस प्राइस पर एडवांटेज मिल गया लॉन्गर टर्म बायर को, और उसने मौका दिया शॉर्ट टर्म ट्रेडर को कि आओ आप मार्केट में, अब वो जितना भी टाइम चले, ये रेंज जितनी भी एक्सटेंड हो, जितना भी लंबा चले, वो तो प्राइस चार्ट में आप देख सकते हो, ठीक है। इनको मौका दिया, जब अब इसके जो ऑर्डर थे, इसके जो भी इंटेंशन थी कि फर्ज करें कि 500 लॉट के साथ इसने जाना है, इसकी जो भी इंटेंशन थी कि इसने इतना ऊपर जाना है और इतने कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जाना है, ठीक है। तो ये शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम को अलाउ करेंगे कि छोटे छोटे पीसेस में आओ, छोटे छोटे उसमें, और यहाँ पे ऑर्डर बिखेरते जाओ, मतलब जब यहाँ पर बाइंग और सेलिंग हो रही होती है तो ऑर्डर बिखर रहे होते हैं, मतलब लग रहे होते हैं कह लें, या अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे होते हैं कि बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो सके, जैसा हमने ऑक्शन में पढ़ा था, ऑक्शन मार्केट में, ठीक है। रेंज चली, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम को भी मौका मिला, उन लोगों ने भी अपना प्रॉफिट किया, ठीक है। और उसके बाद जब एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो गया, एक अच्छा जो इसके टारगेट का 500 का वॉल्यूम था, जब वो जनरेट हो गया इस रेंज के अंदर, देन इसने अपनी बाइंग की और प्राइस को ऊपर लेके चला गया, ठीक है। तो यहां पर भी एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को भी आप यहाँ पे मिला सकते हो, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर हम मजीद गहराई के अंदर अब मजीद चीजों को देख रहे हैं, मजीद जान रहे हैं कि ये लोग एक टाइम पर ट्रेड नहीं करते, इसलिए शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम को मौका दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो ट्रैप में आ सके। अच्छा जी, एट एनी टाइम इन द डेज रेंज, ठीक है। ओके जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कुछ बोरिंग तो नहीं हो रहा? नहीं सर, जबरदस्त। ये आ रहा है सर। बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है सर। ओके। अच्छा, वैल्यूज के हिसाब से ना एडवांटेजियस प्राइस को भी हम अलग अलग करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी हम अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ स्टील मेयर का कॉन्सेप्ट था, जो हमें मार्केट प्रोफाइल पढ़ते हुए ये समझ, बाकी लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता, जो मार्केट प्रोफाइल नहीं पढ़ रहे उनको इन चीजों का नहीं पता है, ठीक है। सिंगल सेशन लॉन्गर टर्म इंपॉर्टेंट टू डिफाइन व्हाट एडवांटेजेस प्राइस मींस इन रिलेशन टू वैल्यू। इसको हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं कि एडवांटेजेस प्राइस और वैल्यू को जब हम आपस में मिला के चीजों को जोड़ेंगे आपस में, देन हम इसके साथ कैसे जा सकते हैं।
शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम जो ट्रेडर होता है वो फेयर प्राइस बना रहा होता है, क्योंकि उन्होंने मार्केट को बहुत लंबी मतलब ऐसे 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 मूव करवाना नहीं होता, उनमें इतनी ताकत ही नहीं होती, ठीक है। और ये ऐसे अक्सर 90% ये ऐसे रेंज में ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर ही कई वैल्यू जनरेट हो रही होती है। इनका जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा होता है उसकी वजह से फेयर जो प्राइस है, फेयर प्राइस का जो लेवल बन रहा होता है वो मतलब पैदा हो रहा होता है या बन रहा होता है या फॉर्म हो रहा होता है। जो पीओसी फॉर्म हो रहा होता है वो इनकी वजह से हो रहा होता है, ठीक है। हाई वॉल्यूम शोज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट जो डेली का जो हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम क्या है, पीओसी है, फेयर प्राइस है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस शो कर रहा होता है कि ये जो प्राइस है पीओसी जिस भी प्राइस पर हो ये एक्सेप्टेड प्राइस है। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जितना टाइम स्पेंड किया होता है वैल्यू एरिया के अंदर, मार्केट स्पेंड्स वेरी लिटिल टाइम एट द एडवांटेजेस प्राइसेस अबव एंड बिलो वैल्यू। ये पॉइंट नोट करने वाला है। इस तरह से अगर प्रोफाइल हो, ये लेट्स से उसके लेवल्स हो, तो जो एडवांटेजियस प्राइस होती है ना, जो लॉन्गर टर्म के लिए अट्रैक्टिव प्राइस होती है, वो या तो यहां पर कहीं हो सकती है या यहां पर कहीं हो सकती है, ठीक है। अबव एंड बिलो वैल्यू मतलब ये हमारा वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, ठीक है। इससे ऊपर सेलर्स के लिए एडवांटेज है और इसके नीचे बायर्स के लिए एडवांटेज है कि वो लॉन्गर टर्म ट्रेडर कोई भी है तो वो यहां से इन हो सकता है फॉर सेलिंग और बाइंग। These advantageous prices are low volume, low volume। हम जो दोस्त कोर्स देख चुके हैं उसके अंदर लो वॉल्यूम नोड्स का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। उन कोर्सेज उसमें उसके सेशन में लो वॉल्यूम नोड को हम देख चुके हैं, डिटेल से उसके बारे में बताया हुआ है। अगर ऐसा चार्ट चल रहा है, इसके अंदर वैल्यू एरिया हाई से ऊपर लो वॉल्यूम कहीं पे नजर आ रहा है आपको? जी सर। हाँ सर बिल्कुल। यस एग्जैक्टली। ये वाला एरिया एक लो वॉल्यूम है, ठीक है, लो वॉल्यूम नोड जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मतलब क्या है, एडवांटेजियस प्राइस जहां जो लॉन्गर टर्म ट्रेडर को मिल सकती है, जहां पर इम्कानात ज्यादा है, वो क्या क्या हो सकता है, वो क्या क्या हो सकती है, वो ये लो वॉल्यूम नोड हो सकती है, ठीक है। रिजेक्टेड एक्सेसिव एरियाज, एक्सेसिव एरियाज हमने पढ़े हुए हैं, किसको याद है? ये वैल्यू एरिया हाई से जो ऊपर एरिया वो एक्सेसिव एरिया है। यस एग्जैक्टली, अनफेयर हाई अनफेयर लोज होते हैं आपके। अनफेयर हाई एंड अनफेयर लोज, एग्जैक्टली सही जवाब दिया आपने। तो रिजेक्टेड एक्सेसिव एरियाज यानी कि प्राइस ऐसे यहां तक आ गई और यहां पे रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि यहां पे आके बायर एग्जॉस्ट हो जाता है, देन वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्गर टर्म सेलर के लिए,
यहाँ पर एडवांटेज मिल सकता है सेलर को कि वो यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट कर ले। एक ये पॉइंट और एक लो वॉल्यूम नोड, ये दो पॉइंट एडवांटेज मिल रहे होते हैं। हर मार्केट जहां भी अप्रोच कर रही हो, जहां पे इस तरह के दो पॉइंट मिल रहे हो ना, तो आप अब ये ध्यान में रखोगे कि यहां पर किसको एडवांटेज मिल रहा है, बायर को या सेलर को। अगर उसके साथ आप क्या करोगे, आप अगली बात ये देखोगे कि क्या वो एडवांटेज मिलना और एडवांटेज ले लेना अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अभी जहां जो कुछ मैं बताया ये एडवांटेज मिलने की बात कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि यहां पे वो एडवांटेज लेंगे भी जरूर, ये जरूरी नहीं है, ये अलग मैटर है कि एडवांटेज तो मिला, लेकिन क्या वहां पर एडवांटेज कोई ले रहा है या नहीं ले रहा, ये आप कैसे देख सकते हो, वीएसए के वॉल्यूम से। करेक्ट, वीएसए के वॉल्यूम से। मतलब अगर इस रिजेक्शन के बाद या इस लो वॉल्यूम पे प्राइस ने अप्रोच किया और प्राइस अगर ये लेवल यहां पे लगाएं तो प्राइस ऐसे ऊपर जाती हुई यहां से नीचे आना शुरू हुई है। अगर यहां पर वॉल्यूम हाई आना शुरू होता है, देन हम ये जान सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि किसी लॉन्गर टर्म ग्रुप ने एडवांटेज ले लिया है। करेक्ट, समझे बात, समझे। एडवांटेज लेना और एडवांटेज मिलना अलग अलग बातें हैं। एडवांटेज मिलने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वहां पर हर कोई एडवांटेज लेगा भी जरूर, पॉसिबिलिटी वहां पे बढ़ जाती है, उस उन मकामात पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हो सकता है कि ये एडवांटेज ले लें। और वो हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, वीएसए के वॉल्यूम के साथ। टाइम बेस्ड जो वॉल्यूम है उसके साथ रिकग्नाइज करेंगे कि वॉल्यूम अगर नीचे आते हुए बढ़ रहा है, देन इन इन जगहों पर ये लोग एडवांटेज ले रहे हैं। और अगर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम एडवांटेज ले रहा है, उसके साथ हम भी शामिल हो जाएंगे, हम भी इन एरिया से ट्रेड में शामिल हो सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, गुड। अच्छा सर, इधर जरा ये ऐड कर दें कि लेवल को टच करने के बाद वॉल्यूम बढ़ रहा होगा कि इससे पहले। लेवल को टच करने के बाद, लेवल को अच्छा ठीक टच है सर। करने के बाद देखें, ये एक फर्ज करें लो वॉल्यूम नोड का लेवल लगाया मैंने, ठीक है, ठीक है सर। लो वॉल्यूम नोड, ठीक है, ऐसी प्राइस आती है और इसको टच करती है। यहां पर हमेशा दो काम होंगे, जो पिछली वीडियोस में बार बार रिपीट, यही बात मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं पिछली वीडियोस के अंदर। यहाँ पे हमेशा दो काम होंगे, या तो लो वॉल्यूम नोड हमेशा वहां बनती है जहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, ठीक है। एक बात ये हमेशा जहन में रखें, लो वॉल्यूम नोड वहां बनती है जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। और अगर हमको ये पता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस मौजूद है, तो दो काम ही हो सकते हैं ना, दो काम होंगे। पहला काम क्या होगा, अगर ये बायर्स के अंदर ज्यादा जान नहीं है तो वॉल्यूम ऊपर जाते हुए ड्राई होता जाएगा, ठीक है। वो भी एक अलामत होगी कि यहाँ पर एडवांटेज मिल सकता है, लॉन्गर टर्म सेलर को एडवांटेज मिल सकता है, ओके। और दूसरा, अगर ये फर्ज करें, ये जो प्राइस ऊपर चलती हुई आ रही है, फर्ज करें कि ये किसी किसी लॉन्गर टर्म बायर ने एडवांटेज लिया हुआ है। देखिए, अब चीजों को देखने का तरीका, सोचने का स्टाइल, आपने इस नजरिए से चीजों को देखना है, चार्ट को, और इस नजरिए से सोचना है। अगर ये ऊपर जाती हुई प्राइस जो है ना, पॉसिबल है कि किसी लॉन्गर टर्म बायर ने किसी इस लो वॉल्यूम नोड से एडवांटेज लिया हो और बाय किया हो, ठीक है। और
ये भी पॉसिबल है कि इसका जो एडवांटेजेस लेवल है वो ये ना हो और ऊपर पड़ा हुआ हो, ठीक है। तो ये यहां से पुल बैक करके ऐसे जा सकता है, या यहां पर इस पॉइंट पर अल्ट्रा हाई या वेरी हाई या हाई वॉल्यूम आएगा और इसको ऐसे तोड़ के ये सीधा ऊपर चली जाएगी, जैसा कि न्यूज वगैरह में आपको मिल रहा होता है कि तमाम के तमाम पीओसीज भी टूट रहे होते हैं, तमाम के तमाम वैल्यू एरियाज भी टूट रहे होते हैं, और कुछ चंद एक रह जाते हैं जो बच जाते हैं, ठीक है। उनके ऊपर भी हम देखेंगे कि वो टूटे क्यों थे और वो जो नहीं टूटे वो क्यों नहीं टूटे, वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये सीन है। अगर हम यहाँ पर इस सिनेरियो में अगर प्राइस किसी एडवांटेजियस बायर की ऊपर लेके जा रही है प्राइस, मतलब ये जो प्राइस ऊपर जा रही है किसी लॉन्गर टर्म बायर की तरफ से ऊपर जा रही है, देन हमको क्या देखना होगा कि इसको एडवांटेज कहाँ पे मिल सकता है। उस एरिया के बीच में अगर कोई ऐसा लो वॉल्यूम नोड आ रही है तो यहाँ पर लॉन्गर टर्म सेलर को एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एडवांटेज ले भी, ठीक है। तो इसकी वजह से दो काम होंगे, या तो प्राइस एकदम से शूट करती हुई ऊपर जाएगी या लो वॉल्यूम पुल बैक लेगी और देन अगेन अपनी ताकत या इस मकाम पे ताकत जमा होगी और दोबारा से बाइंग के ऑर्डर लगेंगे और दोबारा से जाएगी, ठीक है। ये बात है। अब जो आपने सवाल किया था कि हाई वॉल्यूम कहाँ पे देखना है, वो नीचे आती हुई प्राइस में आपने वॉल्यूम देखना है। अगर यहाँ नीचे प्राइस आ रही है, इसको टकराने के बाद इस प्राइस पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मींस कि यहाँ पर किसी लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर ने एडवांटेज लेना चाह रहा है, कोई ले रहा है या ले लिया है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, देन आप इस सेल में शामिल हो सकते हो, करेक्ट। ठीक है सर, ओके। ये लोग रिस्क कहाँ पे लेंगे और कब लेंगे, जैसा मैंने बताया आपको कि वो एक लो वॉल्यूम नोड हो सकती है या रिजेक्शन, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा है। ये लोग ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ इन जगहों पर एंटर होंगे, इसके अलावा ये ऊपर जाती प्राइस में ऐसे ही नहीं शामिल हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ से यहाँ से 20 से कहीं से भी ये शामिल नहीं होते, चाहे इनको 2 दिन वेट करना पड़े, चाहे इनको 4 दिन वेट करना पड़े, या चाहे वो दिन आ जाए जब इन्होंने ट्रेड लेनी है। जब तक प्राइस अपने लेवल तक नहीं पहुंचेगी उस वक्त तक ये ट्रेड में शामिल नहीं होते। लो वॉल्यूम नोड के बैकग्राउंड के ऊपर आपने एक चीज नोट की होगी और करनी चाहिए भी कि वहां पर मार्केट ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया हुआ होता, वहां पे मार्केट रुकी नहीं होती, वहां पर मार्केट ने ज्यादा टाइम गुजारा नहीं होता। लेट्स से ये एक लो वॉल्यूम नोड है, प्राइस ऐसे आती है और जैसे आपको बताया कि या तो यहाँ से एकदम से ऊपर चली जाएगी या पुल बैक करेगी और ऐसे जाएगी। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको ऐसा लगता है, क्या ये कहना ठीक है कि मार्केट ने यहाँ पे कम वक्त गुजारा है? बताएं मुझे, समझ में आ रही है ये बात? यहां पर मार्केट ने कम वक्त गुजारा होता है। मार्केट ज्यादा वक्त कब गुजारेगी? अगर इस एरिया में ऐसे रेंज बन जाए, ठीक है, देन हम कह सकते हैं
कि यहाँ पर वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और मार्केट ज्यादा वक्त गुजार रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर रेंज ना बने तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर मार्केट ने कम वक्त गुजारा है? ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसके अलावा एक सिनेरियो ये, दूसरा सिनेरियो एक्सेसिस के ऊपर, ये जो एक्सेस था, एक्सेस जोन था, यहां की रिजेक्शंस, जो 2 पॉइंट हमने पढ़े ना पिछली स्लाइड में, यहाँ की रिजेक्शंस इस तरह से होती हैं या व्हाटएवर, क्या कोई भी अगर वो बन जाता है ग्राफ, तो उनकी रिजेक्शंस के ऊपर भी आप ये पॉइंट नोट करो, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या आप ये कह सकते हो कि यहां पर मार्केट ने ज्यादा वक्त गुजारा? नहीं, कम वक्त गुजारा है, कम 10 वक्त पीस गुजारा, रिजेक्ट हुए। एग्जैक्टली, रिजेक्शन हो गई, वहां पे रेंज नहीं बनी, इट मींस वहां पर मार्केट ने कम वक्त गुजारा। फोकस किस चीज पे हो रहा है? वक्त के गुजरने पे। लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो होता है ना, वहां से एक्टिव होता है, उसकी जो इंटेंशन होती है या जो एंट्री पॉइंट उसके वहां पर होते हैं जहां पर मार्केट ने बहुत कम वक्त गुजारा हुआ हो। अंडरस्टैंड? जी सर। जहां पर मार्केट ने कम वक्त गुजारा हो, वहां पर लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो होता है ना, वो एडवांटेज ले रहा होता है, ले सकता है वहां से, ठीक है। और कम वक्त कहां पर मार्केट कहां पे स्पेंड कर रही है, वो पॉइंट मैंने आपको बता दिए, लो वॉल्यूम नोड या रिजेक्शंस। ओके, करेक्ट। करेक्ट। अच्छा, अब इस पॉइंट को थोड़ा समझने की जरूरत है, इस पॉइंट को। द हाई वॉल्यूम एरिया where the market spends most of its time provides the liquidity you need, provides the liquidity you need। मतलब क्या है? ऑलरेडी बता चुका हूं, सेकंड लास्ट जो स्लाइड थी उसके अंदर ड्रॉ करके क्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके अंदर ये चीज मैं बता चुका हूं। अब यहां पे क्या हो रहा होता है, जब यहां पर एडवांटेज मिल गया, एडवांटेज मिल रहा है, अगर यहां पर रेंज, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे नहीं, ठीक है, दिस एंड दैट। अच्छा, अब यहां पर देखें, इस जो मैंने ये शेप बनाई है ना, इसके अंदर देखें, इस वाले पॉइंट को आपने समझने की कोशिश करनी है। हाई वॉल्यूम एरिया, इस वाले की बात नहीं हो रही, एक्सेस के अंदर हाई वॉल्यूम एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया, ठीक है। और इसके साथ मिली हुई लो वॉल्यूम नोड, ये वाली। अब ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है, ये एक्चुअली साथ साथ होते हैं बिल्कुल, मतलब ये इस तरह से, कुछ इस तरह से आ रहा होता है, इस तरह से आ रहा होता है, फिर ये एकदम से लो वॉल्यूम होता है, फिर उसके बाद से फिर इस तरह से शेप चल रही होती है, जैसे चार्ट में आप देख रहे होते हो, ठीक है। तो
इस पॉइंट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इस पॉइंट को ज्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है? ये वाला जो आपको ये शेप नजर आ, मतलब ये जो मार्केट प्रोफाइल की जो शक्ल आपको नजर आ रही है यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है आपको? बताएं जरा, जल्दी जल्दी बताया करें, हाँ जवाब सर, दिया करें। बिल्कुल आ रहा है। यस यस ये जो दो मैंने ये जो बनाए हैं, इसके दरमियान में ये वाली ये गोलाई जो नजर आ रही है, आपको क्या ऐसा लगता है कि यहां पर मार्केट ने थोड़ा टाइम गुजारा हुआ है? ऐसा लगता है? जी सर। बिल्कुल नेगोशिएशन हुई होगी यहाँ पे। निगोशिएशन हुई होगी ऑब्वियसली यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि बेसिक के अंदर मैं आप एक्सक्यूज मी, अच्छा, बेसिक के अंदर मैं आपको बता चुका हूं मार्केट प्रोफाइल की जो फॉर्मिंग होती है वो कैसे होती है, मार्केट प्रोफाइल की जो जो बन रही होती है, जो बनावट होती है वो किस तरह से बन रही होती है, वो बता चुका हूं। उस वाले नॉलेज को यहां पर अप्लाई करें इस जगह पे, एक्चुअली इस जगह पे, ठीक है। और मुझे बताएं कि यहाँ पर ये जो आपको गोलाई सी नजर आ रही है, यहाँ पर क्या वॉल्यूम ट्रेड हुआ या मार्केट ने वक्त गुजारा या नहीं गुजारा? अच्छा खासा वक्त जी गुजारा है सर, सर इधर। गुजारा है बिल्कुल वक्त। मार्केट यहाँ पे इक्वली इस एरिया में इक्वली फिरती रही है ऑलमोस्ट। रेंज जो ओके, बनी है वो इक्वल लेवल की प्रॉपर रेंज बनाई है उसने इस लेवल पे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर इसको मैं चार्ट बनाऊं ना यहाँ पे, तो ये चार्ट ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का चार्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक्सेस एरिया में, मतलब इसके तमाम पॉइंट्स को आपने नोट करना है। ये वैल्यू एरिया हाई है, ये पीओसी है, ये वैल्यू एरिया लो है, ये जो हमारे पास जोन है ये एक्सेस एरिया है, अपनी वैल्यू से एक्सेस किया हुआ है मार्केट ने। उस जोन के अंदर अगर यहां पर रेंज बन रही है, मींस क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, यहां पर शॉर्टर टर्म को मौका दिया जा रहा होता है कि आप ट्रेड करो और वॉल्यूम जनरेट करो, क्योंकि उनकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है नीचे लेके जाना प्राइस को, और लिक्विडिटी तो चाहिए। मतलब ये जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है ये एक्चुअली क्या, बैकएंड पे जाके देखो क्या हो रहा है, ये लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है। ये जो यहाँ पे ऑर्डर जो ट्रेड हो रहे हैं, लग रहे हैं, निकल रहे हैं, टीपी हो रहे हैं, एसएल हो रहे हैं, हर एक एक्शन जो यहाँ पर हो रहा है ये एक्चुअली क्या हो रहा है, इन डेप्थ में देखोगे तो ये लिक्विडिटी यहाँ पर बनाई जा रही है या बनवाई जा रही है, लिक्विडिटी जनरेट करवाई जा रही है, ठीक है। और इस एरिया में लिक्विडिटी आ गई, और लो वॉल्यूम नोड इसके साथ ही है, इसके साथ ये लेवल मैंने लगाया लो वॉल्यूम नोड। जहां पर इस तरह का सिनेरियो आ जाए वहां पर, मतलब ये एक 100% भी कहना कम नहीं है, कि 1000% कहूं तो भी सही है, कि ये एक ऐसा एरिया होता है जहां से सेलर लाजमी एडवांटेज उठाता है, ठीक है। इस तरह का एरिया जहां पे आपको मिल जाए वहां पर आप इसको ये एज्यूम करेंगे कि यहां पर अगर ऐसी पोजीशन है तो सेलर एडवांटेज लेगा, अगर ऐसी पोजीशन यहां पर कहीं नीचे है तो बायर एडवांटेज उठाएगा यहां से, ठीक है। क्योंकि एडवांटेज लेने के लिए उसको लिक्विडिटी भी तो चाहिए ना, लिक्विडिटी चाहिए ना उसको, अपना जो भी उसने ऑर्डर लगाना है, अगर यहां पर लिक्विडिटी होगी तो वो ऑर्डर लगेगा ना। यस बिल्कुल ऐसा है, जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। वो बड़े वॉल्यूम से मार्केट को नीचे धकेलना चाहेगा ना, तो ये एग्जैक्टली रीजन लिक्विडिटी तो लिक्विडिटी उतनी प्रोवाइड। एग्जैक्टली तो उतनी लिक्विडिटी यहां पर होगी तो वो नीचे जाएगा ना, ठीक है। तो
अब हमने क्या किया, हमने मार्केट को और ज्यादा माइक्रो के अंदर जाके देख लिया है। मतलब क्या है, अगर लो वॉल्यूम नोड ये है, अगर ये एक लो वॉल्यूम नोड है और इसके ऊपर अगर ये इस वाले जोन को आप ये समझो, अब पेंट में ओपन करूंगा फिर वो पता नहीं स्क्रीन आपके पास आए ना आए पेंट की, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं। आप इस वाले जोन को इसका फोकस समझो, ठीक है, एक्सेस एरिया, बाइंग का एक्सेस एरिया समझो। मैं इसको जूम करके आपको बता रहा हूं। अगर हमें यहाँ पर लो वॉल्यूम नोड मिल जाती है और यहाँ पर रेंज नहीं मिलती, यहाँ पर रेंज नहीं मिलती, देन हम एक लो प्रोबेबिलिटी हम ट्रेड इसको कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट करने वाला है, लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो शॉर्ट में इंटरेस्टेड है, उसके लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज लो है, कम है प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ से वो अपना एडवांटेज ना उठा पाए, अगर उठाना चाहता भी है तो यहाँ से उसको लिक्विडिटी ना मिले, उसकी रिक्वायर्ड लिक्विडिटी जो है वो ना मिले, क्योंकि उसके ऊपर रेंज नहीं है। रेंज नहीं है इसका मतलब है कि मार्केट ने वहां पे कम टाइम गुजारा है, मतलब टारगेटेड टाइम गुजारा नहीं है। टारगेटेड टाइम नहीं गुजारा तो वहां पे टारगेटेड वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ, वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ तो लिक्विडिटी मार्केट में इस पॉइंट पे इतनी पड़ी नहीं है कि जो यहां से शॉर्ट करना चाहता है उसको उतना वॉल्यूम लिक्विडिटी मिल सके, ठीक है। तो हम ऐसी जगह को क्या कहेंगे, लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टूड, यहां तक क्लियर है सबको? बिल्कुल सर, क्लियर है। यस जी सर। एक तो ऊपर का सिनेरियो आपको मैंने बना के दिखाया, अब देखो क्या हो रहा है, लो वॉल्यूम नोड और यहां पे रेंज, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है जहां से सेलर जो है ना वो एडवांटेज ले सकता है, ऐसा लगता है? जी सर। मुझे लग रहा है जी कि समझ में नहीं आ बिल्कुल रहा। लगता है सर। कैसे लग ये रहा है, आ कोई रही है बताएगा सर। मुझे? जिसको सर समझ आ रही है यहाँ पे वो बताए। यहाँ पे मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां पे जो एक पूरी जो रेंज है वो उस तरीके से नहीं बनी, जो प्रोफाइल हमें बता रही है ना कि उसने रेंज को मुकम्मल तौर पे सही वो नहीं बनाया। अगर ये तो रेंज, अब हाँ अगर ये रेंज, हाँ बिल्कुल आप डेफिनेटली देगा। अब हाई प्रोबेबिलिटी है, अब बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी है। अब हाई प्रोबेबिलिटी है जो भी मेरे ऑन पे नहीं चढ़ रहा। लो वॉल्यूम नोड, हाई लो वॉल्यूम नोड, करेक्ट। लो वॉल्यूम नोड मिल गई, उसके ऊपर बैलेंस एरिया या रेंज मिल गया, मिला या नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली मिल गया मिल गया। ठीक है ना, ये दोनों चीजें एक साथ मिल गई। यहां पर हम हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड कहेंगे क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी भी मौजूद है, उसके लिए जो भी लॉन्गर टर्म में शॉर्ट जाना चाहता है ना उसके लिए लिक्विडिटी भी मौजूद है। तो इस ऐसे एरिया को हम हाई प्रोबेबिलिटीज में लेंगे, करेक्ट, ठीक है। ये वाला ऐसा एरिया हो सकता है जहां पर लॉन्गर टर्म ट्रेडर जो है वो अपना एडवांटेज, उसका ये पिन पॉइंट हो।
मतलब सर ये यानी कि ये बात भी इसमें कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी कि ये फेयर वैल्यू को भी क्रॉस करके निकल जाएगा नीचे, यानी कि इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए? वो इस तरह से हम कह सकते हैं, यार मैं सदके जाऊं अपने सर साजिद गौरी साहब के, ये सब कुछ जो हम एडवांस में इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, ये उन्होंने हमें पहले ही बता दी है ये चीजें। सिर्फ हमारी तवज्जो की बात है, तवज्जो देने की बात होती है, ठीक है। सिर्फ सही फर्क है। ये हो रहा होता है, चीजें लोग चीजों को लैग कर रहे होते हैं, तवज्जो नहीं दे पा रहे होते, और फिर चौथी पांचवी 10वीं जगह जाके फिर उनको वही चीज मिलती है, फिर कहते हैं यार वाकई। अब देखो, अब आप क्या देखो, अब आप ये देखो कि ऐसे ऐसे प्रोफाइल बनी, लो वॉल्यूम नोड बनी, ऐसे चली, वटेवर कुछ भी हुआ, फिर पीओसी बना, फिर वैल्यू एरिया बना, ठीक है। और हम इस लो वॉल्यूम की और इस जोन की बात करें तो इस वाली रेंज का साइज, इस वाली रेंज का साइज हमको ये पहले बता सकता है कि अगर यहां से किसी सेलर ने एडवांटेज लिया तो वो कहां तक जा सकता है। डेफिनेटली मुझे डेफिनेटली सर। मुझे मुझे ये बताएं, फर्ज करें इस बॉक्स में एक रेंज है, मैं बना भी देता हूं ताकि सबको पूरी पूरी समझ में आए। फर्ज करें कि ये भी एक रेंज है, ये मैंने दो रेंजें बनाई हैं, ठीक है। दो रेंजें बनाई हैं, रेंज नंबर 1 और रेंज नंबर 2। इन दोनों रेंजेस को देखकर जितना भी नॉलेज आपने सीखा, समझा, किसी से भी लिया, उनको यूटिलाइज करके मुझे बताएं लो लिक्विड रेंज कौन सी आपको लग रही है और हाई लिक्विड रेंज कौन सी लग रही है। 1 लो लिक्विड है और 2 हाई लिक्विड है। यस, डेफिनेटली इसका साइज है ना, इसका साइज हमें बता रहा है कि ये लो लिक्विड है, ठीक है। जैसा कि सर ने भी हमें ये बताया हुआ है कि बैलेंस एरिया जो होता है ना, बैलेंस एरिया किसे कहते हैं, रेंज को। बैलेंस एरिया पीओसी को नहीं कहते। कोई मुझसे सवाल कर रहा था, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि क्या बैलेंस एरिया जो है वो पीओसी को कहते हैं, तो वो पीओसी को बैलेंस एरिया नहीं कहते। उस बैलेंस एरिया में कहीं पीओसी हो सकता है, लेकिन इस पूरी रेंज को पीओसी नहीं कहते। तो इस रेंज का जो साइज है ना, रेंज का साइज वो मुझे ये बता रहा है कि ये इसमें लिक्विडिटी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। नंबर्स के अंदर हम नहीं देख सकते, MT4 की बात कर रहा हूं, हम नंबर्स में नहीं देख सकते कि लिक्विडिटी कितनी है। मिसाल के तौर पे समझाने की खातिर मैं आपको यहाँ पे 2000 कॉन्ट्रैक्ट या लॉट बता देता हूं कि इस एरिया में हम अज्यूम कर सकते हैं कि 2000 लॉट्स पड़ी हो सकती हैं, और इस एरिया में क्या 3000 पड़ी हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3000 अगर होती तो उसका साइज भी तो बढ़ना था ना, ठीक है। तो यहां पर इसके साइज को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि यहां पर 500 पड़ी हो सकती हैं, ठीक है। अब अब इस वाले नॉलेज को उठाओ और इस वाले नॉलेज को यहां पर अप्लाई करो, और ये जो बैलेंस एरिया यहां बना,
ये जो मार्केट प्रोफाइल की ये जो शेप बनी और इसके अंदर जो प्राइस के अंदर आपको जो एरिया नजर आ रहा है, इसको आप कंपेयर करोगे। किसी भी एक बैलेंस एरिया को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कितनी लिक्विडिटी है, ठीक है? कोई भी नहीं बता सकता, इवन मैं भी नहीं। एक बैलेंस एरिया को देखकर नहीं बता सकते। जैसे हम वॉल्यूम को रिलेट कर रहे होते हैं, दूसरों के साथ रिलेट करते हैं, इसी तरीके से बैलेंस एरिया को भी रिलेट किया जाता है दूसरों के साथ। आपने क्या किया, इसका साइज देखा, इसका साइज नोट किया, यहां पर एक बैलेंस एरिया होगा, यहां पर एक होगा, चार्ट के अंदर की बात कर रहा हूं, यहां पर एक होगा, नीचे होगा। उसके हिसाब से, उन बैलेंस एरियाज के हिसाब से आपने इसको जज कर लिया कि यहां पर क्या ये एवरेजली छोटा बैलेंस एरिया है या बड़ा बैलेंस एरिया है। अगर ये बैलेंस एरिया उस चार्ट में मौजूद बैलेंस एरियाज की निस्बत बहुत छोटा है, देन आप ये कह सकते हो कि लिक्विडिटी कम है। अगर लिक्विडिटी कम होगी तो प्राइस बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। करेक्ट? इस तरह से आपका जो शिराज, जो आपका जो क्वेश्चन था कि ये पीओसी को तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, अगर यहाँ से शॉर्टर टर्म लॉन्गर, हाँ, लॉन्गर टर्म ट्रेडर ने एडवांटेज ले लिया तो क्या वो पीओसी को ऐसे तोड़ जाएगी या नहीं। तो हम वो इनकी जो यहाँ पे जो फोर्सेस यूज हो रही है ना, उनको देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है? और मुझे सर यानी कि ये भी क्लियर हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि रेंज के अंदर पीओसी बने, वो तो डिपेंड करेगा हमारी प्रोफाइल के ऊपर, कि यानी कि लाजमी नहीं है कि हर रेंज में आपका पीओसी बन जाए। वो तो उस पर फिर डिपेंड करेगा कि मार्केट ने मोस्ट प्राइस को किसको एक्सेप्ट किया है उसने अपने पास, क्योंकि अगर वो ब्रेकआउट करती है तो वो तो फिर अपनी फेयर वैल्यू ढूंढने जाएगी नीचे की साइड पे ढूंढने तो जाएगी, यानी कि लेकिन मैं ये हाँ, बोले 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 बोले। बस यानी कि सर मैं यही कहना चाह रहा था कि अब यानी कि ये एक बेहतरीन सिनेरियो, एक ये आइडियल सिनेरियो की सिचुएशन आपने बता तो दी है हमें, ये एक आ गया। अब मैं बात करता हूँ मिसाल के तौर पे, अगर ये मैं एक इंट्राडे की हम प्रोफाइल की बात करते हैं, अगर हम 30 मिनट की कैंडल की बात करते हैं तो उसके अंदर सर तकरीबन आप कह लें कि 48 कैंडल्स बनेंगी, 48 कैंडल्स। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि 48 कैंडल्स के अंदर जो है हमारा ये सिनेरियो, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि M30 के प्रोफाइल हो और हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अप्लाई करके यानी कि कैंडल ज्यादा बन जाए और हमारी कॉन्सेप्ट जो है यानी कि ये चीज को हम और ज्यादा डेप्थ में देख सके, यानी कि बड़ी प्रोफाइल को छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में चलाएं। तो वहां पे क्या हम इस चीज को यूज कर पाएंगे? नहीं। अगर आप उसी मार्केट प्रोफाइल का जो आपके पास जो भी सेटिंग हुई है उस इंडिकेटर की, M30 की जो सेटिंग है, अगर आप उस सेम सेटिंग के साथ टाइम फ्रेम को स्विच करते हो तो पीओसी चेंज हो जाएगा। ठीक है? पीओसी वैल्यू एरियाज चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होंगे ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों चेंज होंगे। जी बिल्कुल सर, इन चीज का मुझे पता है। मतलब वैसे मैं यानी कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मतलब कि ये अगर मैं यानी कि बड़े एक कहें के ब्रॉड व्यू के लिए कि हम छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि क्योंकि ये यानी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट प्रोफाइल को यूज करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट प्रोफाइल की सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी ताकि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले। समझे? राइट सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली ठीक हो गया। पॉइंट ये है कि M30 की सेटिंग के साथ आप M15 में अगर जाते हो तो जरूरी नहीं है कि जहां पर पीओसी M30 में मिल रहा था M15 में भी वहीं पे मिले, चेंज हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप ये करोगे, M30 टाइम फ्रेम के अंदर अगर पीओसी इस लेवल पे था, ठीक है, तो आप MT4 के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन
टूल जो है उसको इस्तेमाल करो और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो, ठीक है, जिसके ऊपर आपको ये पता हो कि ये वाली जो मैंने लाइन लगाई है ये M30 का POC की लाइन है, ठीक है। उसके बाद आप M15, M15 सॉरी M5 जो भी आपको सूट करता है आपके ट्रेडिंग फ्लेवर में, आप उसमें जाके यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज को नोट कर सकते हो। इस पॉइंट पर जो भी एक्टिविटीज हो रही होंगी उसको आप नोट कर सकते हो कि क्या एक्टिविटीज क्या हो रही है, वॉल्यूम कैसा जनरेट हो रहा है, बियरिश है या बुलिश है या व्हाटएवर कुछ भी। तो ये एक तरीका है, आप M30 का POC छोटे टाइम फ्रेम में इस तरह से अप्लाई करके आप देख सकते हो, ठीक है। ओके सर, मैं समझ गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया? बहुत अच्छे से। ठीक है। बोथ शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंड लॉन्गर टर्म ट्रेडर हैव रोल टू प्ले इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड। ये भी हम 500 दफा देख चुके हैं कि वो फैसिलिटेशन ही हो रही होती है, ये सारी सेलर बायर जो है वो सेलर को फैसिलिटेट कर रहा होता है, जो सेलर है वो बायर को फैसिलिटेट कर रहा होता है, ठीक है। दिस रोल ग्रोज आउट ऑफ देयर बिहेवियर। इनके बिहेवियर के अंदर हम ये जो इससे पहले जो हमने सब कुछ पढ़ा है इन स्लाइड्स में जो कुछ हमने पढ़ा है, अब हम इस तरह से देखेंगे तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। This conference will now be recorded. जी अच्छा, बिहेवियर के साथ जो हमने पीछे स्टडीज की हैं उनके साथ हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है, और इन तमाम बिहेवियर्स को अलग अलग करके हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि मार्केट में कौन प्रेजेंट है और कौन नहीं। शॉर्टर टर्म ट्रेडर जो है उनकी फेवरेट जगह इनिशियल बैलेंस। कई मरतबा इनिशियल बैलेंस का जिक्र हो चुका है, बट इसको मजीद गहराई में देखें, इसको क्यों बार बार ये तीसरी चौथी मरतबा ये चीज सामने आ रही है हमारे। एक्चुअली एडवांस के अंदर ना बहुत कम लोग चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। चीज़ों को एक बार देख लिया, पढ़ लिया और उसके बाद जो है ना उसको उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम इसकी मजीद थोड़ी गहराई में देखते हैं इसको, और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है ना वो फेयर प्राइस की तलाश में रहता है, उसका जो टारगेट है, उसकी जो मार है वो यहाँ तक ही हो सकती है, ठीक है। His role is to find a price area where two-side trade can occur. एक ऐसा एरिया जहां पर दोनों साइडों से ट्रेड एग्जीक्यूट हो सके। वो कैसा एरिया हो सकता है? ऐसा एरिया, बैलेंस एरिया या रेंज, ठीक है। स्टीडियल मेयर ने ऐसे एरिया को इनिशियल बैलेंस का नाम दिया। ये हर एरिया नहीं होता, आईबी वही होता है जो स्टार्ट में होता है, डे स्टार्ट के अंदर, ठीक है। सीबॉट एक फ्यूचर मार्केट का ये जैसे कराची का एक स्टॉक एक्सचेंज है, अलग है, लाहौर का अलग है, इस्लामाबाद का स्टॉक एक्सचेंज अलग है। इस तरह फ्यूचर मार्केट में एक एक्सचेंज है, इसका नाम है सीबॉट, ठीक है। ये शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेडर्स, ये शिकागो की एक्सचेंज है। बिफोर सीबॉट फाइनेंशियल future sessions were Lawton. It is also taken our in those contracts of higher initial balance area. M30 के अंदर देखें तो 2 बार हम पहले से जानते हैं कि इनिशियल बैलेंस होता है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा नहीं भी होता। हम ये बात पहले नहीं जानते थे, ये आज जानने वाले हैं, ठीक है। कुछ
कुछ एक्सचेंजेस के अंदर, कुछ पेयर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना सबको? जी सर। जी सर। कुछ एक्सचेंजेस के अंदर आईबी का जो एरिया होता है आईबी का, वो थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। 1 आवर एंड 40 मिनट्स तक ये चल रहा होता है कुछ एक्सचेंजेस के अंदर। उन एक्सचेंजेस को हम बारी बारी देख सकते हैं। अगर हम फ्यूचर में अगर फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करना चाहें तो ये चीज़ वहां पर काम आएगी, ठीक है। कि आईबी जो है ना, वो वहां पे 1 घंटे का चल रहा है या 1 घंटा 40 मिनट का चल रहा है। एज फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरस्कोर, अगर इनका स्कोर कम रहा या ज्यादा रहा या कुछ भी, मतलब अगर 1 घंटे से जो इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग सेलिंग अगर ज्यादा हो जाती है तो ये एक्सटेंड कर जाएगा आईबी, ठीक है। और अगर इनकी अंडर स्कोर रहा, पिछले स्कोर से कम स्कोर रहा, देन इनिशियल बैलेंस के पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको जहन में रखना है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी। 2 साइडेड ट्रेड होती है इनमें, हर मार्केट में आईबी होता है। रोल ऑफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाज टू फाइंड एन एरिया दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स वुड कंसीडर फेयर। वही बात पीओसी की तरफ आना है। We also said the market opens and moves directionally in order to establish parameters to contain the range. आईबी कितने लोग हैं हमें जो देख रहे होते हैं आईबीज को? आईबी आपने देखा है कभी छोटे छोटे बन रहे होते हैं और कभी बड़ा बन रहा होता है। गोल्ड के अंदर मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन पहले जो आईबी बना है ना, वो काफी बड़ा वाइड वाइड बना है। तो उसके अंदर वो डायरेक्शनली ये मेंशन किया जा रहा है कि मूव्स डायरेक्शनली इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश पैरामीटर्स टू कंटेन द रेंज। उस रेंज को बनाने के जो पैरामीटर है ना, जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स क्या है? हाई, लो, क्लोज, ठीक है। इनको एस्टैब्लिश करने के लिए पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। Unfair high and the unfair low established in the initial balance period hold throughout the session. इस पूरे 1 से 1.5 घंटे के अंदर आईबीज का हाई, लो और ये सब कुछ मेंटेन किया जा रहा होता है। और ऐसे टाइम के अंदर शॉर्टर टर्म ट्रेडर इज इन कंट्रोल। इस पूरे टाइम में लॉन्गर टर्म ट्रेडर मार्केट में शामिल नहीं होता। On the other hand, the longer term trader enter the market with enough volume, with enough volume. M5 में या M15 में आप देखें तो IB जो होता है वो ऐसी एक रेंज होती है, ठीक है। इस रेंज ने क्या किया? लिक्विडिटी प्रोवाइड की, मार्केट को लिक्विडिटी दी या नहीं दी? मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड की, ठीक है। अब फर्ज करें यहाँ पर 100 कॉन्ट्रैक्ट्स की लिक्विडिटी है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 100 और अबव वॉल्यूम मौजूद है, मैं एक ग्रुप हूं, मेरे पास इससे ज्यादा वॉल्यूम मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इस वॉल्यूम को ट्रेड करूंगा और मार्केट को डायरेक्शनल कर दूंगा, या अप साइड पे डायरेक्शनल करूंगा या डाउन साइड पे डायरेक्शनल करूंगा, ठीक है। He can disturb the initial balance. Disturb ये हो गई रेंज, and extend the range establishing a new high और low parameter. जब मैं इस वॉल्यूम से ज्यादा के साथ मार्केट में एंटर हुआ,
देन रेंज वगैरह डिस्टर्ब हो गई और एक नया पैरामीटर बन गया। या तो मैं मार्केट को ऊपर लेकर गया या नीचे, तो हाई लो चेंज हो गया ना, तो पैरामीटर चेंज हो गया मार्केट का। ठीक है, this takes us to the longer term trader's role in facilitating trade. His role is to move the market directionally, in other words to extend the range up or down। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अप एंड डाउन जा सकता है। प्राइस कहाँ कहाँ पे हो सकती है, इस तरह कभी सोचा नहीं होगा किसी ने भी। हम हमेशा ये देखते हैं प्राइस कहाँ है, ऊपर है, प्राइस कहाँ है, नीचे है। ठीक है, बट आज के बाद हम ये सोचेंगे कि प्राइस या तो वैल्यू एरिया के अंदर हो सकती है या वैल्यू एरिया के बाहर, अबव हो सकती है, ऊपर हो सकती है, या लोअर हो सकती है विद इन वैल्यू। ठीक है, हम मॉनिटर करने वाले एक्टिविटी लेवल ऑफ लॉन्गर टर्म ट्रेडर एज ही रिस्पॉन्ड टू द प्राइस अबव के अबव से कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा होता है देख चुके हैं। below or within value in order to anticipate whether the market will move up or down or sideways, ये भी हम देख चुके हैं। Other focus is always on what the longer term trader is doing। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये जो रेंज की जो एक्सटेंशन होती है ना, रेंज एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है। रेंज एक्सटेंशन जो कहा जा रहा है बार बार, रेंज डेवलपमेंट और रेंज एक्सटेंशन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक रेंज बनी और ऐसे एक्सटेंड हो गई। सही है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपसाइड एक्सटेंशन या डाउनसाइड एक्सटेंशन। ठीक है, लेट्स से ये एक हमारा आईबी था, इस आईबी के अंदर मार्केट 1 घंटा रही या 1.5 घंटा रही या व्हाटएवर, या ये ही रेंज आगे कंटिन्यू चलती रही, तो रेंज एक्सटेंशन हम किसको कहेंगे, जो इसके बाद जो होने वाली एक्टिविटी है। ठीक है, मार्केट नीचे आ गई लेट्स से, तो उसके बाद हमें यहां पर एक लाइन नजर आएगी, इसको कहते हैं रेंज एक्सटेंशन। तो ये जो रेंज एक्सटेंशन है ना, ये लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर है ना जो, वो करवा सकता है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम जो है ना, वो रेंज के अंदर रहता है। करेक्ट, कुछ नोट्स है जी, वी आर गोइंग टू एग्जामिन। ठीक है, हम ये चीजें देख चुके हैं। सिंगल सेशन में भी हो सकता है ये सब कुछ, और मल्टीपल सेशन में भी हो सकता है। देन 24 और मार्केट। ठीक है, इसको हम आगे जाके देखने वाले हैं कि अब ये जो सब कुछ हमने जो स्टडी किया है ना, इसको अगला जो हमारा सेशन होगा वो रेंज डेवलपमेंट के ऊपर होगा। ठीक है, रेंज डेवलपमेंट क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये इसमें इसकी डायनामिक्स क्या क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है, ये हम इंशाल्लाह अगले सेशन में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज that certain ideas such as initial balance, the TPO count एक थ्योरी है, ये भी हम पढ़ने वाले आगे जाके कि TPOs को काउंट किया जाता है। ठीक है, और उसके हिसाब से कुछ चीजें बनती हैं। एंड द काइंड ऑफ रेंज डेवलपमेंट जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं are going to become less important. These ideas will continue to contribute to your overall understanding। ये तमाम जो कॉन्सेप्ट है ना, छोटी छोटी चीजें, जैसे टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, लॉन्गर टर्म, शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ट्रेडर, आईबीज, रेंज डेवलपमेंट्स, ठीक है, टीपीयू काउंट्स, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं,
ये सब इट सेल्फ, अगर आप ये चाहो, ये ऐसा सोचो कि एक आप सिर्फ आईबी को सीख लोगे और उसको ट्रेड कर लोगे, तो ये ऐसा करना गलत है, ऐसा कहना गलत है। इन सब चीजों को मिलाया जाता है, ठीक है, और ये सब चीजों का आपकी इंफॉर्मेशन में होना आपको कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। आपका जो टोटल नॉलेज है, इसको मिला के आप अपनी ट्रेड को डिजाइन कर रहे होते हो, अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी ट्रेड को, अपना जो आपका कंफर्टेबल टाइम है, उस चीजों के अंदर आपको इन सब चीजों को मिलाते हो। मिलाने के बाद देन आपको ये चीजें अच्छा रिजल्ट दे रही होती हैं, ठीक है। तो हमारा सेशन यहाँ पर आज का एंड होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, हम क्वेश्चंस आंसर लेंगे, उसके बाद फिर सेशन को क्लोज करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने बतानी थी आपको, याद आया मुझे। आईबी को ट्रेड कैसे करना है, आईबी को ट्रेड कैसे करना है, इसकी एक स्ट्रेटजी है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, इसकी स्ट्रेटजी। अगर हमारा आईबी चार्ट पे, वॉटएवर कुछ भी है चार्ट पे ना, कुछ भी है चार्ट पे, और हमारा आईबी यहां पर है, आप क्या कर सकते हैं, आईबी का हाई, आईबी का लो, इन दोनों पर एक लाइन लगाएं, ठीक है, और फर्ज करें कि ये ईएस है, ईएस कहते हैं S&P 500, S&P 500 अमेरिकन स्टॉक है, ठीक है, अमेरिकन स्टॉक है, तो अमेरिका का, न्यूयॉर्क का ओपनिंग टाइम है, ठीक है, ओपनिंग टाइम है। ये काफी मर्तबा मैंने इस चीज पे काम किया है और काफी मर्तबा ये प्रैक्टिस देखी है कि आज के दिन का जो आईबी है, उस पे अगर आप हाई और उसके लो पर लाइन लगा लें, और जो सेशन ऑन है मार्केट का, जो न्यूयॉर्क का जो सेशन ऑन टाइम है, उसके अंदर काफी औकात में ऐसा हो रहा होता है कि मार्केट फर्ज करे कि नीचे है ना, तो इस आईबी को टेस्ट करने जरूर आती है। आईबी जो हमारा ये जनरेट हुआ होता है ना, इसको टेस्ट करने जरूर आती है, और अगर इस टेस्टिंग में अगर रिजेक्शन हो जाए, तो वहां से लॉन्गर टर्म ट्रेडर, पॉइंट टू बी नोटेड, वहां से लॉन्गर टर्म ट्रेडर एडवांटेज लेता है और वहां से प्राइस एक साइड को मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है, मार्केट प्रोफाइल और आईबी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर इसको भी बैक टेस्ट कर सकते हो और इसको भी ट्रेड कर सकते हो। फर्ज करें, अब बस जगह थोड़ी है मेरे पास, तो इसलिए वो थोड़ा, फर्ज करें आईबी यहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे थी आज की, मतलब यूएस सेशन स्टार्ट होने से पहले भी तो ट्रेडिंग हो रही होती है ना, ऐसा ही है। बिल्कुल सर। सेशन स्टार्ट मतलब पाकिस्तानी सर्दियां हैं, तो रात के 3 बजे से 4 बजे तक ये इस जगह पर आईबी बन गया, ठीक है, और पाकिस्तानी सर्दियों के टाइम के हिसाब से तकरीबन 7:30 बजे फ्यूचर मार्केट ऑन होती है, 6:30 बजे सेशन ऑन होता है, 7:30 बजे फ्यूचर मार्केट ऑन होती है, इनमें 1 घंटे का फर्क होता है, याद रखना। इस आईबी के बनने के बाद फर्ज करें मार्केट ऐसे बाकी दिन, यानी कि शाम 7:30 बजे या 6:30 बजे के बीच में जो टाइम है, उस वक्त भी तो कोई ना कोई कंप्यूटराइज ट्रेडिंग हो ही रही है ना, यूरो यूएसडी ट्रेड हो रहा है, जीबीबी ट्रेड हो रहा है, तो उसकी वजह से इस पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से प्राइस फर्ज करें यहाँ पर है, रेंज है या वट नीचे है या ऊपर है, कुछ भी कर रही है, शाम के 7:30 बज जाते हैं या 6:30, दोनों में आपने टेस्ट कर लेना है। आपने इसका
ये 2 लाइन लगा दी आईबी के, ठीक है। सेशन ऑन हुआ, अगर ये वाकई में नीचे जाना है, अगर जो फ्यूचर मार्केट के अंदर जो ट्रेडर बैठा हुआ है, जो एक्चुअली स्मार्ट मनी है, जो लॉन्गर टर्म ट्रेडर है, ठीक है, अगर इन्होंने वाकई में नीचे जाना हुआ ना, तो ऐसा मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है कि इसको टेस्ट करेंगे जरूर, इसको या इसको टेस्ट करके फिर ये ना एक डायरेक्शन पकड़ेंगे, जिस भी डायरेक्शन में जाना ना, वो आईबीज को एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे ज़हन में, एक मैंने सोचा ये मैं सेशन में बताऊंगा सबको कि इसको भी बैक टेस्ट करें, और इसको भी, ये भी बहुत अच्छी ट्रेड बनती है, बहुत अच्छी ट्रेड बनती है, जिसके अंदर एसएल बहुत कम लग रहे होते हैं, जहाँ पे सर हमने। ये मगर ये कि हाँ हाँ बोले। मोस्ट प्रोबेबिलिटी सर एसएनपी की है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी एसएनपी में है ये चीज। हाँ, ये एसएनपी की बात कर रहा हूँ, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में भी। अब गोल्ड का पता है क्या सीन है, गोल्ड कोई इटसेल्फ एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं है ना। गोल्ड यूरो में भी इफेक्ट हो रहा होता है, गोल्ड यूएस सेशन में भी इफेक्ट हो रहा होता है, गोल्ड जो है वो रात को 10 11 12 बजे भी इफेक्ट हो रहा होता है, जब न्यूजीलैंड, मतलब ये, अब एक तो ये प्रॉब्लम है कि सबके सब लग गए गोल्ड के ऊपर, एक तो सबके सब जो है ना, मतलब आपको याद होगा जो लोग मेरे साथ पुराने हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैंने सबको ये कहा था कि अपने अपने ना अलग अलग पेयर चूज करें और उनमें काम करें। तो लेकिन सबके सब जो दोस्त हैं वो गोल्ड पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो स्टॉक्स का जो है ना, यही वाली स्ट्रेटजी, अगर आप दिन में फारिग होते हैं, दोपहर में फारिग होते हैं, तो दोपहर में यूरो सेशन ऑन होता है, ठीक है, यूरो सेशन ऑन होता है, तो वो क्या नाम था यार वो स्टॉक का, वो सर भी काफी उसका बताते रहते हैं, एक्चुअली मैं उसको ट्रेड नहीं कर रहा। जर्मन जी। हाँ, GR30, ठीक है। आप दोपहर में अगर फारिग है तो आप यही सलूक जो मैंने आपको बताया, जो स्ट्रेटजी बताई है, वो आप इसके साथ करके इसको भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से आप जब कॉन्सेप्ट पे ग्रिप हो जाएगी ना, तो स्ट्रेटजियां बहुत हैं मार्केट प्रोफाइल के अंदर, इस मेथोडोलॉजी स्ट्रेटजियां बहुत हैं। दिन के अंदर आप ये ट्रेड कर सकते हो, रात के अंदर S&P कर सकते हो, ES कर सकते हो, या YM कर सकते हो। YM कहते हैं US30, ठीक है। इसके अलावा हर कंट्री का अपना स्टॉक होता है, ऑस्ट्रेलिया का अपना स्टॉक है, न्यूजीलैंड का अपना स्टॉक है, चाइना का अपना स्टॉक है, ठीक है। तो आप उनके अंदर भी इस चीज को, ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। और एक और आपको बात बताऊं, करेंसीज के अंदर बहुत ज्यादा रेंज चल रही होती है, इसके अगेंस्ट स्टॉक जो है ना, उनमें रेंज कम होती है। और हम ये बात तो सब जानते हैं कि जी स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी, लेकिन आपको पता है एक्चुअली स्मार्ट मनी बैठती कहाँ है, या एक्चुअली स्मार्ट मनी कहाँ एग्जिस्ट करती है, फिजिकली कहाँ एग्जिस्ट करती है, और इंटरेस्टेड किस चीज में होती है। स्मार्ट मनी स्टॉक्स में जो ना उसकी डायरेक्ट ट्रेड, जहां पे वो डायरेक्टली सेल परचेज कर रहे होते हैं, वो स्टॉक्स को कर रहे होते हैं। उसकी वजह से यूरो पे, GBP पे, और बाकी अगर जर्मन ये जो ट्रेड हो रहा है, देन यूरो पे इफेक्ट आएगा, और उसकी वजह से यूरो अप एंड डाउन, और ये सब कुछ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, और ये सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो अंदर की बात ये है कि जो उस कंट्री का जो स्टॉक, हाँ बोले। इट मींस के गोल्ड भी किसी के अगेंस्ट ही काम करता है, कि यानी कि गोल्ड में भी एक्चुअल में स्मार्ट मनी नहीं आती शायद। नहीं, आती है, बिल्कुल होता है। गोल्ड जो है ना, गोल्ड मैंने बताया ना कि किसी एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, AUD ऑस्ट्रेलिया है, जो 70% गोल्ड को प्रोड्यूस कर रहा है,
ये एक मादनियात है, मतलब जमीन से निकलता है, और 70% दुनिया के अंदर जो गोल्ड है ना दुनिया में, वो ऑस्ट्रेलिया में निकल रहा होता है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ इसका रिलेशन बनता है, ठीक है। ओके। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये, जैसे GR30 यूरो की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ES या YM US डॉलर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड जो है ना वो किसी एक करेंसी की प्रॉपर्टी है। ये मल्टीपल चीजों के साथ काम कर रहा होता है, मुख्तलिफ, हर सेशन में ही इसके साथ कुछ ना कुछ मूव आ रही होती है। गोल्ड को ज्यादातर लोग पसंद भी इसी वजह से करते हैं कि इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये सबके साथ ही वो नहीं होती जैसे हमारा बिल्कुल सर। सबके साथ ही अ, सबके साथ ही सेट होती है। मतलब सर कि ये है ना कि हम स्टॉक्स को जो है एज अ इंट्राडे ट्रेडिंग के तौर पे ले सकते हैं, जिससे हम गोल्ड को तो स्कैल्पिंग के तौर पे भी ले लेते हैं ना, कि छोटा सा ऐसे लो एक लॉन्ग मूव मिल जाती है। मतलब ये कि हाँ जबकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स जो हैं ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका एक स्प्रेड है, तो वो एक इंट्राडे के हिसाब से मेरा ख्याल से बेहतर रहेगा ये। जी बिल्कुल, आप इन सब चीजों को देखेंगे, टेस्ट करेंगे, और देन आप एक कंक्लूजन पे आएंगे कि आपके लिए क्या बिल्कुल चीज बेस्ट जा रही है। 100% सर। बल्कि सर आप यकीन जाने, मैं वही देख रहा था कि मैं गोल्ड पे ही काम कर रहा हूँ काफी अरसे से, मगर मैंने ये अच्छी मैंने बात है। AUD USD AUD हाँ बोले USD जी सर, जी बोले सर, बोले। मतलब AUD USD के ऊपर सर मैंने कोई मतलब ऐसा AUD USD के ऊपर मैंने कभी काम नहीं किया, मगर AUD USD के अंदर मुझे एक जोन नजर आया 5 पिप के स्प्रेड के साथ सिर्फ, कि यही सेलिंग जोन है, और वो उधर से हिला नहीं फिर, और उसने 1/4 बड़ा प्यारा दे के चला गया। क्योंकि ग्रुप में लोग अक्सर बातें करते हैं कि यार आप ट्रेड TP दे के लगा बताते हैं, तो मैंने कहा जरा लोग भी देख लें कि ऐसा नहीं भी है। जब हमारा सिग्नल बनना है ना, तो ये 4-5 पिप के जोन से ही बन जाना है, उसके बाद निकल गई ऊपर तो निकल गई, फिर हमारी ट्रेड नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ट्रेड हमेशा अपनी, जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटजी डिजाइन की हुई है, हमेशा जब प्राइस वहां पे आएगी उस वक्त एग्जीक्यूट करनी है, चाहे SL भी कर जाए, एक कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल सर। ठीक है ना। SL भी हो जाए कोई परवाह नहीं है, वो आपके फायदे में आएगा। अगर वो SL हो भी गया वो आपके फायदे में आएगा। क्या फायदे में आएगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी को मजीद कम्प्रीहेंसिव करोगे, उसमें से नेगेटिव पॉइंट निकालोगे और पॉजिटिव पॉइंट उस पर ऐड करते जाओगे। तो TP हो गए फिर तो ओके ही ओके ना। तो इस वजह से, और वो मैं बात उस वक्त ये कर रहा था कि एक पेयर पे ट्रेड करना अच्छी बात है, आपका, आपकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होती, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो चार्ट को देखने का, और वो उस पेयर की प्राइस का जो बिहेवियर है वो देखने के लिए और उसको समझने के लिए जरूरी है कि आप किसी एक पेयर पर ट्रेड करें। लेकिन पीटर स्टीडल मेयर ने मरने से पहले कहीं ये नहीं कहा, अपनी आखिरी वसीयत में उसने कहीं नहीं लिखा था कि सिर्फ गोल्ड को ही ट्रेड करना। ये सर आप सही कह ठीक रहे है। हैं सर। वैसे एक चीज सर, मैं पता है सर, मैं आपको बताऊं, पहले ना मेरे पास हाँ 5-6 मेजर पेयर होते थे, सारे मेजर पेयर। अब मेरे साथ मसला क्या होता था, लेट्स सपोज मेरा AUD USD में एक SL हो गया, मुझे USD कैड में एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, उसमें भी एक SL हो गया, फिर मुझे किसी और पेयर में एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, उन मतलब तीनों में रैंडमली अगर SL, अब मुझे ये पता है कि एक पेयर में 3 SL मेरे नहीं लग सकते आगे पीछे, यानी कि इतना मुझे खुद में ट्रस्ट मेरा डिलीवर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कि मैक्सिमम एग्जैक्ट एक SL होगा तो अगला TP होगा इंशाल्लाह। तो ये चीज मेरी जो है ना नफ्सियात बड़ी अच्छी, मतलब इसको मुझे खुद में एक फील आ रही है कि मैं कोई भी एक पेयर ले लूं, मतलब वो लाजमी नहीं कि मैं गोल्ड ही रखूं, मगर वो मुझे एक ये फील करा रहा है कि हाँ ये एक मेरा ऐसी डिसीजन है मेरा कि जो मेरे लॉसेस को बहुत कम कर दिए हैं जिसने। एग्जैक्टली, मेरा कहने का मकसद ये है कि एक पेयर पकड़ें, लेकिन मैं हरगिज ये नहीं कहता कि वो एक पेयर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड होना चाहिए। हर बंदा अपने फ्लेवर, जिसको गोल्ड पसंद है वो करे जरूर, मना नहीं कर रहा कि गोल्ड ना करें। उसके फायदे क्या है? फायदे ये हो जाएंगे कि
जब आप कॉन्स्टेंटली एक पेयर को देखना स्टार्ट करते हो ना, तो उसका जो प्राइस का बिहेवियर है ना, वो ही आपको, आप अगर ना मार्केट प्रोफाइल लगाओ, आप ना सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ, कुछ भी ना लगाओ, आपको ज़बानी याद हो जाएंगे उसके लेवल। यार वो फलाना पेयर कहाँ पे, फोन पे पूछ लिया कहाँ पे, आपको पता है वहां से रिवर्सल होना ही होना है, उसका बिहेवियर है, उसका बिहेवियर है। ठीक है, तो वो बिहेवियर बहुत कम होता है कि चेंज हो, तो इतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाती है एक पेयर पे काम करने के, ये फायदे हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं अस्सलाम किसी को वालेकुम। ये नहीं कह, वालेकुम सलाम, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि गोल्ड को छोड़ दो, ये नहीं कह रहा। ठीक है, राइट सर, मैं समझ जल भाई बिल्कुल आप जल भाई ठीक कह रहे हैं। मैंने इसी तरह सर अपना फ्रेमवर्क बनाया हुआ लेवल लगा कर ना, और यकीन करें जो हाँ, लेवल मेरे ना, क्योंकि गोल्ड ऊपर से नीचे आ रहा है और पहले नीचे से ऊपर गया था ना, तो वही लेवल मुझे मिल रहे हैं जिन पे मैं आंखें बंद करके ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि उन लेवल पे इसकी प्राइस वाकई या रिजेक्शन होगी या एक्सेप्टेंस होगी, जो मेरे लिए बड़े मुफीद साबित हो रहे हैं। कई दफा मेरे दोस्त पूछते भी हैं कि यार वो क्या चीज है, तो मैं बोलता हूँ बस वो है एक चीज है। एग्जैक्टली ये चीजें होती है हॉली ग्रेल, और यही बातें कोई भी बंदा किसी को नहीं बताता। मैं एक बंदे से मिला अभी जो पंजाब गए हुए ना, अभी जो पंजाब से आए, अभी एक हफ्ता पहले जब पंजाब से वापस आए, इस टूर के अंदर एक बंदे को मिला। आप यकीन करो उस बंदे ने तकरीबन को 70 चार्ट खोले हुए थे। तो मैंने कहा यार वो ये तुम प्रॉफिटेबल था। इसमें था वो प्रॉफिटेबल, बट किसी एक टॉपिक पे उससे बात नहीं कर सकते। मतलब उसका फोकस एक जगह नहीं है ना, मल्टीपल जगह पे बिखरा पड़ा है, थोड़ी थोड़ी स्टडी। अच्छा, लेकिन एक और, प्रॉफिटेबल क्यों था, उसकी वजह, 9 साल से वो ट्रेड कर रहा है, 9 साल से। पॉसिबली ये उसकी वजह हो कि उसका बहुत ज्यादा टाइम गुजरा हुआ है पेयर्स के साथ, प्राइसों के साथ, मार्केट के साथ, शायद उसने काफी सारे पेयर्स को वो किया हुआ, बट जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा पेयर्स के एक्चुअली ये नुकसान होते हैं, फोकस आउट, फोकस आउट। ठीक है, और जी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लोज करें। ओके सर, बिल्कुल सर। ठीक है सर जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया सबके टाइम के लिए, अल्लाह ओके हाफिज। सर।